Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Muhammad Irfan Anwar, your chemistry teacher. Well dear students, today we are going to discuss the test number 17 of A plus series MDCAT chemistry. So let's move towards the discussion of the test. Well dear students, टेस्ट आपके सामने है, बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट है. उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे टेस्ट सेशन में वो तमाम इंपॉर्टेंट है एमडीकैट के पेपर के हवाले से. उसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो आप पेपर पे देख सकते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51. स्टेटमेंट है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, मतलब कि एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन भी है और नेगेटिव क्वेश्चन भी है. बड़े ध्यान से आंसर करना है. तमाम स्टेटमेंट्स ठीक होंगी लेकिन जो गलत होगी उसको चूज करना है. अल्फा ऑप्शन अगर हम देखें तो कहता है द एलिमेंट क्लोरीन फॉर्म्स वीकली एसिडिक ऑक्साइड्स. अच्छा, वेल दिस इज समवट कंफ्यूजिंग. ये गलत स्टेटमेंट है. मैं बाकी स्टेटमेंट्स भी पढ़ लेता हूं फिर आंसर करते हैं, इसको जस्टिफाई करते हैं. कहता है द एलिमेंट सोडियम मैग्नीशियम फॉर्म द बेसिक ऑक्साइड, ठीक कहता है. चार्ली में कहता है द एलिमेंट्स एल्युमिनियम एंड गैलियम फॉर्म द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बिल्कुल ठीक कह रहा है. डेल्टा में कहता है द एलिमेंट्स फास्फोरस एंड द सल्फर फॉर्म द एसिडिक ऑक्साइड्स. वेल माय डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम ऑप्शंस में हमारे पास जो आंसर है, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज द अल्फा ऑप्शन. यू नो व्हाई? क्लोरीन स्ट्रांगली एसिडिक ऑक्साइड बनाता है, वीकली एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाता. हम जानते हैं जैसे Cl2O7 क्लोरिक एनहाइड्राइड है, वो पर क्लोरिक एसिड है ClO4 बनाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है. सो ये कह रहा है कि वीकली एसिडिक ऑक्साइड, ये गलत कह रहा है. सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. पेपर आपके सामने है. क्वेश्चन नंबर 52 डियर स्टूडेंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द decreasing order of the size of the isoelectronic species? My dear students, वो तमाम केमिस्ट्री ज़हन में रखिएगा. आइसोइलेक्ट्रॉनिक मींस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. डिफरेंट स्पीशीज दिए गए हैं, डिफरेंट आयंस दिए गए होंगे. अब केटायंस की न्यूट्रल एटम के साथ केमिस्ट्री और एनायंस की न्यूट्रल एटम के साथ केमिस्ट्री प्लस ट्राई पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव एंड यूनिपॉजिटिव केटायंस. सिमिलरली ट्राई नेगेटिव, सिमिलरली डाई नेगेटिव एंड द यूनि नेगेटिव जो एनायंस है उनकी केमिस्ट्री भी ज़हन में रखिएगा. हम देख रहे हैं, उसने कहा कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ. सो इसमें बीटा ऑप्शन मेरा आंसर है. फास्फोरस -3. हम जानते हैं जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना लार्जर साइज होगा. ट्राई नेगेटिव आयन इज ऑलवेज लार्जर देन द डाई नेगेटिव एंड द डाई नेगेटिव इज लार्जर देन द यूनि नेगेटिव आयन. एग्जैक्टली. और यहाँ पे ये केमिस्ट्री भी ध्यान में रखिएगा कि अगर लेफ्ट टू राइट मूव करें या टॉप टू बॉटम मूव करें तो क्या पैटर्न चेंज हो सकता है. बहरहाल चूंकि वर्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक बोल दिया गया तो इसका मतलब एक सीक्वेंस में ही चलेंगे, जैसे कि फास्फोरस, सल्फर, 5A then 6A then 7A, and we are getting the answer बीटा ऑप्शन. हमारे पास जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है वो बीटा ऑप्शन इज द परफेक्ट आंसर. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 53 डियर स्टूडेंट्स. मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियड 2. सेकेंड पीरियड हो, थर्ड पीरियड हो, आपको दो चीजें याद करने का कहा गया था. मैं अपने पहले टेस्ट में भी डिस्कस कर चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर्स में भी काफी डिटेल में बात हुई है कि आपको मेमोराइज होने चाहिए एलिमेंट्स पीरियड 2 and 3 एंड डेफिनेटली 1. उसमें तो दो होते हैं, शॉर्टेस्ट पीरियड होता है. एक वो याद होनी चाहिए, दूसरा उनकी तरतीब याद होनी चाहिए. और फिर ये भी सेंस होनी चाहिए कि जब लेफ्ट टू राइट हम मूव करते हैं सेकंड या थर्ड पीरियड में तो पहले 4 ग्रुप्स में हमारे पास बाइंडिंग एनर्जीज बढ़ती हैं, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ द अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स बढ़ती है एंड देन ऑर्बिटल फिल होते हैं और डिक्रीज होती जाती है. सो ये तमाम एस्पेक्ट अपने ज़हन में रखें. हमारे पास जैसे जैसे बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है हमारे पास इंटरेक्शन बढ़ता है और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है. और आफ्टर द ग्रुप 4A, 5, 6, 7 में जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो डिक्रीज करता है. ये मैंने सारी केमिस्ट्री रिवाइज कर दी बिकॉज इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब मैं अपने आंसर की तरफ बढ़ता हूं. उसने कहा था बताएं करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी. अगर अल्फा देखते हैं तो ग्रेजुअल इंक्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट्स एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द एलिमेंट्स. गलत कह रहा है. ग्रेजुअल इंक्रीज ही नहीं होता, मैंने अभी बोला पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है अप टू द 4A. और जस्टिफिकेशन भी दी कि ड्यू टू द बाइंडिंग एनर्जी इफेक्ट, ड्यू टू द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स एंड आफ्टर देयर फिलिंग जो वेरिएशन आ रही है हम उसकी बात कर रहे हैं. सो अल्फा गलत है. बीटा में कहता है ग्रेजुअल डिक्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट्स. ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गई, इसकी डिटेल में बता चुका. चार्ली में कहता है द फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज. This is my answer in the melting points and the boiling points of the elements. Suitable most answer जिसको मैंने काफी एक्सप्लेन किया और आप लोग जानते हैं, रिवाइज किया for you people because this is MDCAT. We must know everything in detail and everything. Question number 54 है, कहता है which one of the following element has the smaller electronegativity value? वेल ऑप्शंस देखते हैं. उसने कुछ ऑप्शंस दी होंगी.
हमसे पूछ रहा है कि सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू किसकी है। पेपर आपके सामने है। अल्फा में बोलता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारे पास 3.0 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 3.5 होता है। देन ब्रोमीन 2.8 होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेल्टा इज माय आंसर कार्बन, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड मैंने इसे सॉल्व भी किया आप लोगों के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54 की एक्सप्लेनेशन है। जो मैंने वैल्यूज बोली हैं इसलिए बोली हैं कि एमडी कैट है, इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। सो जो जो चीज वो पूछ रहा है किसी भी ऑप्शन में, उन सब का हमें मुकम्मल पता होना लाजमी है, जरूरी है। मैंने सिंपल वैल्यूज को रिवाइज कर दिया है। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है 4.0, वो चूंकि दिया नहीं गया इसलिए उसकी मैंने वैल्यू लिखी नहीं, लेकिन बोल दी है। उसके बाद ऑक्सीजन है 3.5, देन नाइट्रोजन है 3.0, देन ब्रोमीन है 2.8 एंड देन कार्बन है 2.5। और यहाँ पे एक और बात याद रखें, रिलेटेड है आयोडीन, हैलोजन है, डेफिनेटली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.5 होती है, जो कि आप अल्काइल हैलाइड केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ चुके हैं डेफिनेटली। सो इन तमाम वैल्यूज को आपको पता जरूर होना चाहिए, उसकी बेसिस पे जैसा क्वेश्चन उसने किया वो कर सकता है। सो इन चारों एलिमेंट्स में जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है वो किसकी है, कार्बन की है। सो कार्बन ऑप्शन जो दी गई है दैट इज द डेल्टा ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 स्टूडेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोजेंस। हाईली इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, तमाम स्टेटमेंट्स देखते हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट में कहता है आयोनिक रेडियस, आयोडाइडाइन सबसे बड़ा होता है ऑफ कोर्स, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड, देन फ्लोराइड। ठीक कह रहा है, सही कह रहा है, इंफॉर्मेशन है। ये अलहदा से भी एमडी कैट में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। इट्स अ गिफ्ट क्वेश्चन, आप तमाम चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। नंबर 2 में कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड है। ओके, वी आर ऑब्जर्विंग दैट फ्लोरीन के सबसे, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। मैंने अभी बात की थी, फ्लोरीन की 4.0 होती है, क्लोरीन की 3.0 होती है, ब्रोमीन की 2.8 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और सबसे कम आयोडीन की 2.5 होती है। बिल्कुल सही है। उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द शेल्स, बिकॉज ऑफ विच द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। सारी केमिस्ट्री। सो नंबर 3 स्टेटमेंट भी ठीक है। नंबर 4 में कहता है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, द टेंडेंसी व्हेन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्सॉर्ब्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम इन द गैसियस स्टेट। सो क्लोरीन की सबसे ज्यादा, बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें पता है इसका, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन एंड देन आयोडीन। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो तमाम वैल्यूज हैं, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, दे ऑल आर करेक्ट, all 4 statements are correct options. So my dear students, delta option is my answer। और ये तमाम values आप पेपर पे देख सकते हैं टेबुलर फॉर्म में भी, आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप के लिए, आपकी मेमोरी को रिवाइज करने के लिए भी लिख दी गई हैं। क्लियर है? सो डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, सोडियम इज अ मेटल while sulfur is a non-metal, exactly, but even then they both, इस सवाल का अंदाज समझिए। उसने कहा एक मेटल एक नॉन मेटल है, टोटली डिफरेंट थिंग्स दे आर, बट इन दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी सेम है? इवन देन दे बोथ बिलोंग टू द सेम पीरियड। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। आपको बार बार अंदाजा हो रहा होगा कि जो मैं बात बार बार करता हूं कि आपको एटलीस्ट सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को तरतीब के साथ याद होना चाहिए, so that you can answer these kind of the question very simple and the basic question that was alpha option is my answer, which is very much suitable most। बाकी कोई स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, which one of the following property is not shown by it's a negative question, ध्यान से आंसर करना है, by the transition elements। ओके, देखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री ज़हन में रखिएगा। मैंने आपको अपने लेक्चर्स में भी बताया हुआ है, इससे प्रीवियस टेस्ट जो डिस्कस हुए मैंने आपको कहा था कि आपको ट्रांजिशन एलिमेंट में 3D सीरीज के एलिमेंट्स तरतीब से याद होने चाहिए। ग्रुप 1B, ग्रुप 2B, ग्रुप 6B, ग्रुप 3B, इन सब के एलिमेंट्स का आपको याद होना चाहिए और इनके एटॉमिक नंबर्स भी याद होने चाहिए, तो जो कि आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। सो अभी उसी तरह का क्वेश्चन कर रहा है। अल्फा में कहता है क्वेश्चन नंबर 57 में अल्फा कहता है दे आर ऑल मेटल्स, एग्जैक्टली ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, चाहे वो इनर्शियल ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट है जिनको हम लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स भी कहते हैं, जिनको हम रेयर अर्थ भी कहते हैं, या आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट जिनको 3D 4D 5D सीरीज एलिमेंट्स हैं, दे ऑल आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड दे ऑल आर मेटल्स। सही कह रहा है। बीटा कहता है दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चार्ली में कहता है दे आर आयंस एंड द कंपाउंड्स आर कलर्ड ओनली इन द सॉल्यूशन फॉर्म। वेल देयर इज समथिंग रॉन्ग।
इनके सॉल्ट्स भी हम देखते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, वो भी तो कलर्ड होते हैं। वो कह रहा है कि इनके जो कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ सोल्यूशन फॉर्म में कलर्ड होते हैं, गलत कह रहा है। ये सोल्यूशन फॉर्म में भी कलर्ड होते हैं, सॉलिड फॉर्म में भी कलर्ड होते हैं। सो उसने कहा था मुझे बताएं कि नॉट शोन बाय, तो चार्ली इज माय आंसर, ये गलत कह रहा है। दिस प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय, रादर द सॉल्ट्स इन द सॉलिड स्टेट एंड इवन देयर सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड। और इसमें नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की केमिस्ट्री निकाल दीजिएगा, क्योंकि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, स्कैंडियम, यट्रियम, ग्लांथनम 2b एंड 3b वो चूंकि नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, दे डू नॉट शो द कलर्स। ये बात भी रिलेटेड है, याद रखिएगा। बहरहाल ओवरऑल इन जनरल डिस्कशन में चार्ली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, जो कि मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। डियर स्टूडेंट्स, पेपर आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड? पॉपुलर क्वेश्चन है, हम देखते हैं। पेंट और पिगमेंट्स में यूज होता है, हम जानते हैं। इतना इंटरेस्टिंग, इतना खूबसूरत क्वेश्चन है कि बार बार एमडी कैट में पूछा गया। और आपने देखा कि जितने भी हमने प्रीवियस टेस्ट डिस्कस किए जिसमें सल्फर की केमिस्ट्री इन्वॉल्व थी, जिसमें किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड की बात है, उसमें हमने तमाम बातों को अंडर ऑब्जर्वेशन लाए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बीटा डिटर्जेंट्स में भी यूज होता है। चार्ली फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे सल्फ्यूरिक एसिड को यूज नहीं किया जाता। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर था चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, द टू कंपाउंड्स दैट कॉज एसिड रेन एंड द मोस्ट डैमेजिंग टू द एनवायरमेंट आर। पॉपुलर क्वेश्चन। हमारे पास हम ऑप्शंस देखते हैं ना, कौन से ऐसे ऑक्साइड हैं जो एसिड रेन का बायस बनते हैं, कौन से ऐसे ऑक्साइड हैं जो कि हमारे ट्रैकियल ट्यूब में, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो कि स्किन में, जो कि आईज में डैमेजिंग करते हैं। कार्बन का तो नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है स्लाइडली एसिडिक तो होता है, बट इट इज नॉट सो डैमेजिंग। हमारे पास सल्फर का ऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सॉक्स एंड नॉक्स, चाहे नाइट्रिक ऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे सल्फर ट्राइऑक्साइड हो, ये दोनों मेन कल्प्रेट हैं जो कि एसिड रेन का बायस बनते हैं। सो यही उसने पूछा, बीटा ऑप्शन। वेल मैंने ऑक्साइड्स की बात की, एसिड रेन की बात कर रहा है वो। डेफिनेटली जब सल्फर का ऑक्साइड मिलेगा किससे? वाटर वेपर से। एटमॉस्फेयर में रेन हो रही है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, और नाइट्रोजन का मिलेगा तो नाइट्रिक एसिड बनाएगा। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। वेरी सिंपल एंड क्लियर। और यहाँ पे बड़े ध्यान से आंसर करना है, आपने वो पूरा पेयर देखना है जो कि कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर रहा हो। अल्फा में उसने सल्फर की बात की है, लेकिन कार्बन साथ में इन्वॉल्व हो गया, इसलिए कार्बन चूंकि इतना डैमेजिंग नहीं है तो मैं उसको एज आंसर चूज नहीं करूंगा। बी वेरी विजिलेंट एंड वेरी मच कॉन्फिडेंट व्हाइल आंसरिंग योर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर है बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 माय डियर स्टूडेंट्स कहता है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट नेगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से बार बार रिपीट कर रहा हूं। अल्फा में कहता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट हैव द रेगुलर ट्रेंड ऑफ इंक्रीजिंग अलोंग द पीरियड। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस स्टेटमेंट। हाउ? लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज ही करती है, हाँ, लेकिन दो वेरिएशंस आती हैं। कौन सी? ग्रुप 2a एंड 3a में ऑर्बिटल स्टेबिलिटी की वजह से कंप्लीटली फिल्ड 2a ऑर्बिटल, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है और 3a की कम होती है। बिल्कुल इसी तरह हाफ फिल्ड 5a नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी 6a ग्रुप से ज्यादा होती है, जो कि चाल्कोजेंस हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। और क्योंकि आंसर सिमिलर है, ऑर्बिटल स्टेबिलिटी रीजन है, सो इंक्रीज तो करती है लेकिन कंटिन्यूअस और रेगुलर इंक्रीज नहीं करती, इररेगुलरिटी आती है। सो अल्फा ऑप्शन इज इनकरेक्ट। एक ऑप्शन मैं बाकी भी पढ़ देता हूं। बीटा में कहता है साइज ऑफ द सोडियम एटम इज लार्जर देन द सोडियम पॉजिटिव एंड ऑफ कोर्स न्यूट्रल एटम इज ऑलवेज लार्जर देन द केटाइन। और साथ लिखा हुआ है A9 इज ऑलवेज लार्जर देन द न्यूट्रल एटम। बिल्कुल ठीक कह रहा है। चार्ली में कहता है ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग आयनिक साइज, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। वही बात जो मैं पहले करके आया था कि ट्राई पॉजिटिव स्मॉलर देन द डाई पॉजिटिव स्मॉलर देन द यूनि पॉजिटिव, सो ऑन। बिल्कुल सही है। सो डेल्टा में कहता है ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक साइज, बिल्कुल ट्राई नेगेटिव एंड डाई नेगेटिव एंड द यूनि नेगेटिव एंड बिल्कुल सही ऑर्डर है। माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 60 में अल्फा ऑप्शन मेरा आंसर है, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी तमाम स्टेटमेंट्स ठीक हैं और ये मैंने जस्टिफाई कर दिया। रेगुलर इंक्रीज नहीं होती, इरेगुलरिटी आती है लेफ्ट टू राइट जो पीरियोडिक टेबल में मूव करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को स्टडी करते हुए। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द 7a ग्रुप एलिमेंट्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप एक्सेप्ट। हैलोजेंस की बात कर रहा है, साल्ट फॉर्मिंग यूनिट्स की बात कर रहा है, उनकी तमाम प्रॉपर्टीज वो कहता है जो इंक्रीज करती हैं, सिवाय किसी एक के जो इंक्रीज नहीं करती। अभी आंसर कर देते हैं।
पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने की वजह से उसकी डेफिनेटली पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, हमारे पास इंस्टेंटेनियस डायपोल बनने की टेंडेंसी बढ़ती है, जिस वजह से तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का फैक्टर डोमिनेट करता है। फ्लोरीन गैस, क्लोरीन डेंसर गैस, ब्रोमीन लिक्विड और आयोडीन सॉलिड होता है। सही कह रहा है। बीटा में कहता है मेल्टिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। मैंने अभी बोला ये फिजिकल स्टेट्स बोली, मीन गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, बॉइलिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी इंक्रीज। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से होता है। चार्ली भी ठीक है। डेल्टा इज माय आंसर। वी नो दैट आयोनाइजेशन एनर्जी, द स्टैंडर्ड, द इंडेक्स ऑफ द मेटालिक रिएक्टर, डेफिनेटली इट डिक्रीजेस। ऑफ कोर्स वो कह रहा है कि हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम ऑफ कोर्स डिक्रीज करती है। और उसने पूछा था बताओ कि वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जो इंक्रीज नहीं करती, वही बात है, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, जिस वजह से मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है। सिमिलर बातें हैं, सिंपल बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 62, डियर स्टूडेंट्स। The pair of the groups of the transition elements which show abnormal electronic configuration are, my dear students, it's a beautiful and the popular question, you know, answer is the beta option. इसको मैंने explain भी कर दिया है, मैं इसको justify करता हूँ on the whiteboard. क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने है। मैंने ग्रुप 1B और ग्रुप 6B की एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी है। एक हमारे पास वैलेंस शेल है, उसके बाद पेनल्टीमेट शेल है, NS1 N-1 D10। अगर मैं 1B की बात करूं जिसमें मेरे पास कॉपर है, ऑफ कोर्स सिल्वर है, ऑरम है, हम जानते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एबनॉर्मल होती है, बट इट इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन कंसीडर करते तो NS2 3D9 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि D10 स्टेबल है और D10 स्टेबिलिटी के बहुत करीब आके अपना डेफिनेटली ऐसे इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है, स्टेबल हो जाता है। तो हमारे पास NS1, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जिंक की बात करूं तो 4s1 एंड 3d10 हो जाता है। ऑफ कोर्स यू बेटर नो। सिमिलरली नीचे मूव करते जाएं आप, एक एक डी शेल इंक्रीज करते जाएं। वैलेंस शेल एंड पेनल्टीमेट शेल में इलेक्ट्रॉन की जंपिंग की वजह से इन ऑर्डर टू गेट द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बट एबनॉर्मल, हमारे पास ग्रुप 1B में और डेफिनेटली 6B में जो क्रोमियम है, जो ऑफ कोर्स हमारे पास वो फैमिली है मोलिब्डेनम की, टंगस्टन की, ठीक है, वो आपके पास भी एबनॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन शो करती है। वहां पे डी सबशेल हाफ फिल्ड होता है, इस वजह से वो D4 आना चाहिए था, लेकिन चूंकि हाफ फिल होने के करीब पड़ा होता है तो ऐसे जंप कर जाता है। इसकी बहुत ज्यादा डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में, प्रीवियस क्वेश्चन में, मैंने दोबारा रिवाइज कर दिया है। तो आंसर दैट क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है बीटा। क्लियर है? एबनॉर्मल बट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 है, पेपर आपके सामने है। The equation for the main stage of the contact process for the manufacturing of the sulfuric acid is popular question। हमने manufacturing of the sulfuric acid पढ़ी थी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का रिलेटेड एमसीक्यू, इसमें क्वालिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड बेस्ट बनती है, इसमें क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। लेड चैम्बर प्रोसेस से भी सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता था, लेकिन उसमें क्वांटिटी ज्यादा बनती है, क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का नाम क्यों रखा गया कॉन्टैक्ट प्रोसेस? क्योंकि कॉन्टैक्ट टावर में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से मिलके वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में हाई टेंपरेचर 450 डिग्री सेल्सियस पर सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाती है। ये वो मेन रिएक्शन है जिसकी वजह से इसको कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहा जाता है। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजनेट हो रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बन रही है। मैंने कैटालिस्ट भी बोल दिया आपको आना चाहिए, मैंने कंडीशन टेम्परेचर की भी बोल दिया आपको आना चाहिए। फर्दर मोर आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तमाम रिलेटेड चीजें याद होनी चाहिए। बहरहाल ये सिंपल इक्वेशन पूछी गई थी। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट with the atomic number 30 is expected to be present in, वैसे तो हमें याद है, मेमोराइज्ड है कि जिंक 30 होता है, बट फॉर योर कॉन्फिडेंस मैंने इसे सॉल्व भी किया है व्हाइट बोर्ड। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 है, जिंक 30, मैं प्रूव करके कह रहा हूं, मैंने उसका एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 30 जस्टिफाई किए हैं। आर्गोन कॉन्फिगरेशन ऑफ कोर्स नोबल गैस की, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 4s2 20 हो गया, एंड देन 3d10 30। तो ये हम जानते हैं 4s2 3d10 किसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है? जिंक की। अच्छा, ग्रुप 2B के एलिमेंट्स आप जानते हैं, इनको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों?
इस तरह 3b को भी नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। मैं इसकी काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं, लेकिन अभी रिलेटेड बात भी रिवाइज कर दूं, क्योंकि आप देखते हैं इसमें डी कंप्लीटली फिल्ड होता है, एस बी कंप्लीटली फिल्ड होता है, तो पॉसिबिलिटी ऑफ द डी डी ट्रांजिशन इज नॉट प्रेजेंट हियर। आपके पास चाहे जिंक हो, जिंक 30, कैडमियम 48, मर्टी डेफिनेटली 80, ये सारे के सारे NS2 N-1 D10 कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं। सो आप लोगों के पास एटॉमिक नंबर 30 को जस्टिफाई करते करते मैंने साथ में रिलेटेड आंसर्स भी आपके सामने प्लेस कर दिए हैं। सो आंसर वाज वेरी सिंपल। आप इसमें चूंकि ग्रुप नंबर लिखा गया तो डेल्टा ऑप्शन को आंसर करेंगे, और इसको एक्सप्लेन भी कर दिया गया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले ग्रुप 2B से, हमें आता है, हम आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। Micronutrients per acre are required in the quantity ranging from the popular and the simplest question. हमारे पास 6 grams to 200 grams, just grams per acre माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अच्छा, रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी सुन लें। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अगर ज्यादा हो जाएं तो कोई नुकसान नहीं होता, कम हो जाए तो फसल को नुकसान होता है। बट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर आप लोगों के पास ज्यादा हो जाएं या कम हो जाएं तो दोनों सूरतों में फसल को नुकसान होता है। और आप डिटेल जानते हैं, डेफिनेटली आपके पास लिखा भी हुआ है, आपके सामने पेपर है कि बोरोन है, कॉपर है, आयरन है, मैंगनीज है, मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है, ऑफ कोर्स दे ऑल आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। आपको ये याद भी होने चाहिए। ये 6 ग्राम टू 200 ग्राम पर एकड़ चाहिए होते हैं, ठीक है, तो ये चीजें याद होनी चाहिए। बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 66। SO2 हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। सल्फर डाइऑक्साइड तमाम प्रॉपर्टीज रखती है सिवाय, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन हम प्रीवियस पेपर में भी डिस्कस कर चुके हैं, बट फॉर द स्टूडेंट्स आई एम गोना रिवाइज द होल डाटा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अल्फा में कहता है एक्ट एज अ टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट। यस, इट एक्ट एज अ टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट। कैसे, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। बीटा कहता है एक्ट एज अ फूड प्रिजर्वेटिव। यस, मैंने अपने पहले एक टेस्ट की डिस्कशन में भी और लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, यस, ये जो ब्राउनिंग कलर, ब्राउनिंग ऑफ द फ्रूट होती है, हमारे पास PPOs बनते हैं, उनको बनने से रोकता है। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड में डेफिनेटली अपना रोल प्ले करता है। सही कह रहे हैं। Charl is my answer. It's not amphoteric. Sulfur is acidic in nature, my dear student. आप जानते हैं अभी एसिड रेन के हवाले से बात की थी। So Charlie option is my answer. This is irrelevant. बाकी तमाम ऑप्शंस हैं जस्टिफाई करने के लिए। नेक्स्ट बोर्ड पे चलें जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। So move on the next board. Well, dear students, क्वेश्चन नंबर 66। अब ये देखिए, कुछ मैंने सल्फर डाइऑक्साइड के हवाले से प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया है। सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। ये एसिड है, ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। सो इस वजह से मैंने जो आंसर किया है इसका कि इट्स नॉट एम्फोटेरिक इन नेचर, इट इज एसिडिक इन नेचर, उसको प्रूव किया है। बाकी जो टेम्पररी ब्लीचिंग है, जो टेम्पररी कलर रिमूवल है, उसको भी जस्टिफाई किया है। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड आप देखें, होता ही है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस 2 वाटर मॉलिक्यूल से मिलती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ऑफ कोर्स इट्स एन एसिडिक, साथ में नेसेंट हाइड्रोजन बनती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, हमारे पास परमानेंट ब्लीचिंग नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से होती है और टेम्पररी ब्लीचिंग नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से होती है। ये क्लैरिटी के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये एमडी कैट में सवालात पूछे गए हैं, उसका मैं पूरा केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट कर रहा हूं। जस्ट इमेजिन मेरे पास कंपोनेंट एक्स एक कलर्ड पिगमेंट है, कलर्ड कंटेंट है। अब नेसेंट हाइड्रोजन, ऑफ कोर्स नेसेंट जो एटम है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट बना देगा, लेकिन इसको टेम्पररी क्यों बोलते हैं? जैसे ही वो रिमूव करके पिगमेंट हाइड्रोजन के साथ मिला होगा, उसको जब मैं एक्सपोज करूंगा एयर में, तो एयर में जो ऑक्सीजन है वो रिएक्शन कर जाएगी हाइड्रोजन के साथ, और डेफिनेटली वो कलर पिगमेंट दोबारा पेपर पे या कागज पे या कपड़े पे बिल्कुल सामने आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट। हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है। और जहां तक SO2 इज फंक्शनिंग एज अ प्रिजर्वेटिव, वो आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि PPOs हमारे पास परऑक्सीफिनोल्स होते हैं। ऑफ कोर्स ये ऑक्सीडेज रिएक्शन को इनहिबिट करती है सल्फर डाइऑक्साइड, और जैसे आप एप्पल को कट करें उसकी सरफेस ब्राउन होना शुरू हो जाती है, उसको नहीं होने देती। हमारे पास ये फूड स्टोरेज में, प्रिजर्वेशन में रोल प्ले करती है SO2। यहां पे मैं SO2 की बात कर रहा हूं, सल्फ्यूरिक एसिड की बात नहीं कर रहा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 66 जो कि आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया, इसका जो आंसर है दैट इज द चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, पेपर आपके सामने है। Which of the following is the rare halogen
and its stable isotope has a half life of 8.3 hours. पॉपुलर बुक की एग्जैक्ट लाइन है जो कि एमडीकैट के क्वेश्चन में पूछी गई है, यहां पे उसी की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आप जानते हैं एस्टाटीन, एटी एस्टाटीन जैसे हम नहीं पढ़ते सिर्फ इस वजह से कि उसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, उसकी प्रॉपर्टीज को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता, और डेफिनेटली वो एक बड़ी डिफरेंट किस्म की और बड़ी लिमिटेड अमाउंट में पाई जाने वाली हैलोजेंस हैं। सो बीटा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, the number of lone pair of electrons provided by ligands to the central metal atom or ion is called, this is called as coordination number। सेंट्रल मेटल आयन कितने इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल। और बाकी आपको पता होना चाहिए को कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन अलोंग विद ऑल ऑफ इट्स लिगेंड्स रिटन इन द लार्ज पैरेंथेसिस को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। तमाम चीजें, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, द पेरेंट चार्ज ऑन द मेटल आयन, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, सारी बातें रिवाइज कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। बहरहाल यहां पे क्वेश्चन नंबर 68 का जो आंसर है दैट इज द चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 डियर स्टूडेंट्स, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन, ओके न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कह रहा है, शोज द स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे लेक्चर को ध्यान में रखिए, प्रीवियस टेस्ट के डिस्कशंस को ध्यान में रखिए। मैंने कहा था अगर 2 लिगेंड्स अटैच हो तो लीनियर ज्योमेट्री, 3 लिगेंड्स अटैच हो तो ऑफ कोर्स ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री, 4 लिगेंड्स अटैच हो तो कंफ्यूजन आएगी कि क्या स्क्वायर प्लेनर है या टेट्राहेड्रल है। और उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द A levels एंड FSC, कॉपर, कोबाल्ट एंड निकल, ये मेटल आयंस जिसमें आते हैं और इनके साथ अगर 4 यानी 4 लिगेंड्स अटैच हो तो दे शो द DsP2 hybridization in general, not always, I'm saying in general, and their geometry is square planar। और अगर इसके अलावा होंगे जैसे मैंगनीज के साथ 4 लिगेंड अटैच हैं तो वो टेट्राहेड्रल होंगी, ठीक है ना। अच्छा अगर 5 हो तो डेफिनेटली ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल आ जाएगा, और अगर 6 हो तो ऑक्टाहेड्रल आ जाएगा, और साथ में हिब्रिडाइजेशन का भी पता होना चाहिए जैसे आपको मैंने रिवाइज किए हैं। सो उसने यहाँ पे पूछा क्या है, हमारे पास स्क्वायर प्लेनर किसकी ज्योमेट्री होगी, अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम चीजें मैं साथ साथ इसलिए रिवाइज करता हूं कि वो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स जिनके जहन से अगर कोई चीज मिसप्लेस हो गई है या जहन में नहीं आ रही तो उनकी रिवीजन हो जाए और इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए अपना टेस्ट बेहतरीन कर सकें, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को सोचा करें, याद रखा करें। क्वेश्चन नंबर 70 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द anomalous behavior of the fluorine, यानी डिफरेंट बिहेवियर ऑफ द फ्लोरीन की बात करेगा, उसमें भी इनकरेक्ट ऑप्शन देखनी है। ओके, आई एम ऑब्जर्विंग, कहता क्या है, स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम एंड फ्लोराइड आयन, ठीक है सही कह रहा है। बीटा कहता है हायर बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ द फ्लोरीन मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू द क्लोरीन एंड ब्रोमीन, दिस इज माय आंसर, दिस इज इनकरेक्ट। अभी पढ़ के आए हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड हैलोजेंस में जब एटम लिखा जाए, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ट्रेंड अगर मोलेकुलर फॉर्म में लिखा जाए तो क्लोरीन सबसे ज्यादा होती है, फिर ब्रोमीन, देन हमारे पास फ्लोरीन एंड देन आयोडीन। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड मैंने रिवाइज भी कर दिया। माय डियर स्टूडेंट, ये बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का ट्रेंड है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन की होती है, वो फ्लोरीन की कह रहे हैं, इसलिए बीटा ऑप्शन मैंने कहा क्या गलत है, ठीक है। देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन एंड देन आयोडीन। सो कीप इन माइंड आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 70 का जो आंसर है इस ट्रेंड को जहन में रखते हुए दैट इज द बीटा ऑप्शन, जो कि इनकरेक्ट बोल रहा है वो करेक्ट मैंने बता दिया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं चार्ली देखता हूं तो रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वैलेंस शेल टू एन ऑक्टेट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डाटा में कहता है हायर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑफ कोर्स इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मैक्सिमम, ऑफ कोर्स इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो ज्यादा है, सही कह रहे हैं। ओके हायर, अच्छा इमेजिन करें यहाँ पे एक ट्रिक प्ले करते हैं, अगर मैं वर्ड हाईएस्ट यूज करूं तो मैं किस एलिमेंट के लिए यूज करूंगा, सर मैं नोबल गैसेस के लिए हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलूंगा। अगर मैं हायर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहा हूँ, हैलोजेंस के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली फिर मेरे पास फ्लोरीन आंसर होगा। ये बातें बड़ी रिलेटेड हैं, बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और एमडीकैट में इन चीजों का खास ध्यान रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट्स और द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ध्यान से देखना है। अल्फा में कहता है 3D सीरीज स्कैंडियम से जिंक तक होती है, तो कहता है स्कैंडियम 21 से कॉपर 30, गलत, यही गलत है। कॉपर 29 होता है, स्कैंडियम से जिंक 30 तक होता है। मैं बाकी भी देख लेता हूं, अल्फा तो गलत आ गया। अगर मैं बीटा देखूं तो 4D सीरीज यट्रियम से कैडमियम बिल्कुल ठीक कह रहा है। चार्ली में कहता है 5D सीरीज है, हाँ हमारे पास ऑफ कोर्स लैंथेनम से मर्करी बिल्कुल ठीक कह रहा है। और ये 4F सीरीज हमारे पास सीरियम से लुटीशियम तक बिल्कुल ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से आपको अंदाजा हुआ कि जब मैंने अपना लेक्चर डिलीवर किया था तो मैंने कहा था रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेगा। एमडी कैट में उसने इनर शेल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डिबेट नहीं की, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको लैंथेनाइट्स का पता होना चाहिए, एक्टिनाइट्स का पता होना चाहिए, उनके एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे खत्म होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं। ये सारी बातें एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं रिवाइज भी कर रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। सो उस इंफॉर्मेशन की बेस पर मैं आंसर कर सकता हूं कि क्वेश्चन नंबर 71 का जो आंसर अल्फा है, दिस इज इनकरेक्ट, ये ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द 2A ग्रुप, अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर रहा है जी, बेरिलियम मैग्नीशियम की बात कर रहा है, हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर एंड द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब मैं आंसर कर रहा हूं, इसको मैं मॉडिफाई करके मजीद ट्रिकी करूंगा। बहरहाल ये तो बड़ी सिंपल ऑप्शंस लिखी हैं। अल्फा मैग्नीशियम मेरा आंसर है। हम तो एक पॉपुलर एमसीक्यू जानते हैं ना कि ग्रुप 2A एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में मैग्नीशियम मेटल लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट रखती है और इसकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, हम जानते हैं। अच्छा, उसके बाद हम जानते हैं जो आपको बेरिलियम भी हेक्सागोनल है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम से हायर होता है। हम जानते हैं टॉप टू बॉटम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो 1 से लेके 4A तक ग्रुप होते हैं उनके डिक्रीज करते हैं ग्रुप में, और 5 से 8A तक जो एलिमेंट्स हैं उन ग्रुप्स में एलिमेंट्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते हैं। हम जानते हैं लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो 1A से 4A तक बाइंडिंग एनर्जी के इंक्रीज होने की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करते हैं, और डेफिनेटली उसके बाद अप टू 8 डिक्रीज करते हैं। ये मैंने 4 मुख्तलिफ रिलेटेड एमडी कैट के क्वेश्चंस बोले हैं आप लोगों के लिए। अब इसकी डिबेट कर लेते हैं। उसने हेक्सागोनल ज्योमेट्री पूछी और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मैग्नीशियम तो आंसर हो गया। वो आपसे इनकी क्रिस्टलाइन शेप्स भी पूछ सकता है, आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं आंसर कर देता हूँ फॉर योर हेल्प, पेपर आपके सामने है। अगर मैं बात करता हूँ कैल्शियम की तो ये फेस सेंटर्ड क्यूब होता है, डेफिनेटली स्ट्रॉन्शियम भी फेस सेंटर्ड क्यूब होता है, और बेरियम हमारे पास जो है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूब होता है। ये एमडी कैट में क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको ये चीजें याद रखनी है। आपके सामने पेपर में टेबुलर फॉर्म में भी ये एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। सो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर अल्फा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोराइड्स ऑफ द लेड इज फेयरली कोवेलेंट in nature and has the high polarizing power? Well, my dear student, answer is beta option. इससे रिलेटेड 3 मुख्तलिफ और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज उनको जस्टिफाई करने के लिए क्वेश्चन नंबर 73 का जिसका आंसर मैंने बीटा कहा है, इससे रिलेटेड बातों को शेयर करने के लिए सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 73, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आपको अगर इस बिग स्ट्रेंथ पूछ ले किसी कंपाउंड की, आपसे वो कोवेलेंट कैरेक्टर जैसा कि पूछा है पूछ ले, और आपसे आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ के डिस्कशन में H पॉजिटिव आयन भी ना बताया गया हो, ना लोन पेयर का कॉन्सेप्ट हो, जिसकी वजह से आप लीवियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट को यूज कर सके, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट को देखेंगे। वॉच दिस, वो कंपाउंड जिसमें सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा एसिडिक in नेचर होगी उस कंपाउंड की। यानी PbCl2 इज मोर आयोनिक देन PbCl4। क्यों? प्लम्बिक क्लोराइड में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये तमाम पॉइंट्स मेरे डियर स्टूडेंट अपने ज़हन में रखिएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसा कि एक स्टेटमेंट उसने पूछी, सो मैंने आंसर कर दिया इसको बीटा ऑप्शन। क्लियर है? सो बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट। क्वेश्चन नंबर 74, द करेक्ट नेम ऑफ द K3FeCN6 इज। वो तमाम नोमेनक्लेचर के पॉइंट्स जो कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को नाम देते वक्त हमने डिस्कस किए थे, ज़हन में रखिएगा, मैं रिवाइज कर रहा हूं। हमने सबसे पहले पॉजिटिव यूनिट को लिखना होता है, चाहे वो सिंपल आयन हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स आयन हो। ओके,
फिर कॉम्प्लेक्स का नाम करते वक्त पहले लिगेंड्स का नाम लिखना होता है, ओके। लिगेंड्स अगर डिफरेंट हो तो उनका अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना होता है, ओके। अगर लिगेंड्स पे नेगेटिव चार्ज हो तो उनका एंड ओ पे होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज हो डेफिनेटली ईएम होगा, डेफिनेटली। अब अगर आप लोगों के पास एक से ज्यादा लिगेंड्स एक ही तरह के पाए जाते हैं तो आप डाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे, और एंड में आप मेटल एटम का नाम लिखेंगे। अच्छा, मेटल आइन का नाम भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर तो मेटल नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है तो उसका नाम के एंड में 8 आएगा, अदरवाइज उसका नाम एज इट इज लिखा जाएगा। तमाम पॉइंट्स, और उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप रोमन में लिखेंगे। तमाम पॉइंट्स मैंने रिवाइज किए। अब उसकी बेसिस पे मैं नाम करने जा रहा हूं। ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है, ये सबसे पहले पोटेशियम लिखूंगा, देन एक ही तरह का लिगेंड है साइनो, नेगेटिव चार्ज है, 6 है हेक्सासाइनो, और नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है फिरेट 3। So alpha option is my answer. Very simple and clear. Question number 74. Potassium hexacyanoferrate 3. ये nomenclature MDCAT में पूछा जाएगा, इसलिए रिवाइज किया, memorize that. Next question, question number 75. Identify the incorrect statement. Once again, the tricky question, incorrect statement. Alpha में कहता है the gases in the atmosphere absorb most of the cosmic rays. Yes. बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे, व्हाई यू आर सेइंग एटमॉस्फेयर, वो तो स्ट्रेटोस्फीयर में होती हैं। भाई उसने एटमॉस्फेयर बोला, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड ट्रोपोस्फीयर, दे आर द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेयर। उसने ट्रोपोस्फीयर की बात नहीं की, उसने तो एटमॉस्फेयर की बात की है। हाँ ना, तो एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होता है, कॉस्मिक रेज को एब्जॉर्ब करता है। बिल्कुल सही कह रहा है, अल्फा स्टेटमेंट ठीक है। बीटा में कहता है The gases present in the atmosphere sustain life on the earth. Of course, अब ट्रोपोस्फीयर में ऑक्सीजन है, of course they are going to sustain the life. अब एटमॉस्फेयर पे एम्फसाइज कर रहे हैं आप। अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन है, पता क्यों इस तरह कर रहा हूं, ताकि अगर ट्रोपोस्फीयर बोले या मीजोस्फीयर बोले या स्ट्रेटोस्फीयर या थर्मोस्फीयर बोले तो यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि वो ट्रिक कहां पे कर रहा है। अभी वो एटमॉस्फेयर बोल रहा है तो 4 के 4 एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट है, सारी स्टेटमेंट ठीक है। अब चार्ली पे चलते हैं। Carbon dioxide and N2 are required for the plant photosynthesis. This is wrong. Very simple. CO2 along with H2O vapors. तो नाइट्रोजन का तो कोई फोटोसिंथेसिस में रोल नहीं होता, बिल्कुल गलत कह रहा है। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड क्लियर आंसर। डेल्टा स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है हमारे पास। ये अलहदा से एमसीक्यू पूछा गया कि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर उसको बैलेंस करने के लिए किसका रोल होता है। ऑफ कोर्स चार्ली, डेल्टा ऑप्शन एटमॉस्फेयर का होता है। सो क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर था चार्ली, विच वाज इनकरेक्ट। पेपर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज नॉट पोल्यूटेंट? नॉट पोल्यूटेंट SO2 है, द वर्स्ट पोल्यूटेंट है, सॉलिडिफाइड में, एसिड रेन की फॉर्म में, दोनों फॉर्म्स में पोल्यूशन कॉज करता है। बीटा इज माय आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पोल्यूटेंट एट ऑल। क्लियर है? ये 21st सेंचुरी में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसको उस सिनेरियो में कहा जाता है, लेकिन आप लोगों के ये लेवल्स में और FSC में माय डियर स्टूडेंट्स CO2 इज अ नॉन पोल्यूटेंट गैस। क्लियर है? आपने इसे पोल्यूटेंट नहीं कहना। सो ये सवाल स्पेसिफिकली आपको ट्रेन करने के लिए रखा गया है कि आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कहना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पोल्यूटेंट। क्लियर है? बीटा ऑप्शन। ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं किया हुआ आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट ऐसे लिगेंड्स जो एक लिगेंड 2 लोन पेयर डोनेट करे सेंट्रल मेटल आइन को, बाइडेंटेट लिगेंड। वो कहता है सारे बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं सिवाय कार्बोनेट आइन बाइडेंटेट लिगेंड है, सल्फेट आइन बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 ऑक्सीजन एटम है दोनों के पास जिन पे नेगेटिव चार्ज है प्लस लोन पेयर्स भी हैं, दे आर द बाइडेंटेट। एसीटेट आइन इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, वेरी सिंपल, आप जानते हैं। और जहां तक ताल्लुक है ऑक्सलेट आइन का, ऑफ कोर्स ये भी मेरे पास एक बाइडेंटेट लिगेंड है। ऑक्सलेट आइन FSC के स्टूडेंट्स ने अपनी किताब में पढ़ा हुआ है, वो कंफ्यूज हो सकते हैं सल्फेट और कार्बोनेट के बारे में, बट ए लेवल्स में क्लियर है। बट दैट्स व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन माय डियर स्टूडेंट्स कि सल्फेट भी बाइडेंटेट है, कार्बोनेट भी बाइडेंटेट है, ऑक्सलेट भी बाइडेंटेट है, और एसीटेट आइन जो चार्ली ऑप्शन मेरा आंसर है ये मोनोडेंटेट है, ठीक है। उसने बताया था, बताओ कौन सा बाइडेंटेट नहीं है, चार्ली। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ओजोन। ओजोन के बारे में केमिस्ट्री ज़हन में रखिएगा। द ब्लू कलर गैस
350 Dobson unit. 1 Dobson unit is 0.01 millimeter. It is present in stratosphere. It's highly poisonous if it is in troposphere. It is the gift of God or the nature if it is in the stratosphere. It absorbs the radiations which are dangerous to the life on earth. सारी बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वो कहता है, बताओ कि इनकरेक्ट। अल्फा में कहता है द नॉर्मल अमाउंट ऑफ द ओवरहेड ओजोन इज अबाउट 350, बिल्कुल ठीक कह रहा है। बीटा में कहता है ओजोन इज प्रोड्यूस्ड इन मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल एरिया एंड स्टोर्ड इन द पोल्स फ्रॉम वेयर इट एक्सपैंड्स ऑल ओवर द ग्लोब, बिल्कुल सही कह रहा है। चार्ली में कहता है द ओजोन लेयर 25 to 28 km हाई। स्ट्रेटोस्फीयर का ये वो रीजन है जिसमें ओजोन की बहुत बारीक लेयर पाई जाती है। हरगिज ऐसा नहीं है कि ये 3 किलोमीटर मोटी लेयर होती है। अभी मैंने बोला 1 डॉप्सन यूनिट इज 0.01 मिलीमीटर, बहुत बारीक लेयर होती है, लेकिन इसका एरिया ऑफ प्रेजेंस स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर 25 से 28 बिल्कुल ठीक है किलोमीटर तक होता है। हमने इनकरेक्ट देखना था, तो डेल्टा कहता था ओजोन डिप्लेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सितंबर टू नवंबर होता है जी। ये डेल्टा स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अक्टूबर टू नवंबर नहीं ओजोन होलिंग होती, याद रखिएगा। सो सितंबर टू नवंबर होती है, इस वजह से डेल्टा ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ निकल? निकल 28, यू नो 3d सीरीज है, 4s2 3d8, वेरी सिंपल। आर्गॉन 18 इलेक्ट्रॉन पहले आ जाएंगे। सो अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर, वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयंस does not show +3 ऑक्सीडेशन स्टेट? देखते हैं, आपको पता है ना इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का। आपको ये भी पता है ना कि जब हम मूव अप करते हैं तो किस तरह इंक्रीज होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि +2 इज अ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज प्रेजेंट इन ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपको तमाम चीजों का पता होना चाहिए कि कौन कौन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 3d सीरीज में मैंगनीज की होती है +7। तमाम बातें ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं, वो कहता क्या है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी नहीं होती? स्कैंडियम होता है +3, आयरन +3, फेरिक जिसे बोलते हैं होता है। कॉपर इज माय आंसर चार्ली, कॉपर +1 होता है या कॉपर +2 होता है, +3 नहीं होता। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, और इसमें कॉन्सेप्ट भी है। इसकी कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर में, उन तमाम बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। क्रोमियम की +3 होती है ना, +3 एंड +6 बड़ी कॉमन पाई जाती है। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। 81 क्वेश्चन है, DAP डायमोनियम फॉस्फेट कंटेन्स 16% नाइट्रोजन 48% पोटाश, बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। 16% नाइट्रोजन होती है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एक और बात, DAP अकेली सॉइल की 75% न्यूट्रिएंट डिमांड को पूरा करती है। ये भी एक MCQ रिलेटेड है, याद रखिएगा। बहरहाल अल्फा आंसर है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 82। All of the following properties of the 2A group elements increase down the group except, वो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो ग्रुप में टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, इंक्रीज नहीं करती? 2A ग्रुप की बात कर रहा है, यानी मेटल्स की। टॉप टू बॉटम मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है जी, जितनी अच्छी मेटल होगी उतनी ज्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर होगी। अल्फा सही कह रहा है, इंक्रीज करती है। ऑफ कोर्स मेटल्स की रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम बढ़ती है, जितनी अच्छी मेटल होगी उतनी ज्यादा रिएक्टिव होगी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माय डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन इनका ट्रेंड सेम होता है। टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, इंक्रीज नहीं करती। सो चार्ली ऑप्शन इज माय आंसर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरा आंसर है, ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता। उसने पूछा था बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है जो इंक्रीज नहीं कर रही ना, एक्सेप्ट बोला था। ऑफ कोर्स चार्ली आंसर। बाकी बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, हमारे पास रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 83 डियर स्टूडेंट्स, पेपर आपके सामने है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मैच्ड करेक्टली एक्सेप्ट, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ढूंढना है। अल्फा में कहता है ब्लॉक एलिमेंट्स हैं कॉल्ड इनर ट्रांजिशन, बिल्कुल ठीक कह रहा है। बीटा में कहता है लैंथेनम, आयरन एंड क्रोमियम दे कॉल टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, और ये गलत है, यही मेरा आंसर है। बीटा ऑप्शन गलत कह रहा है वो। उसने पूछा था बताओ कौन सा इनकरेक्ट है। लैंथेनम इज अ नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, यू नो। स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम, ये हमारे पास 3B है। ग्रुप 2B जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये जो 6 एलिमेंट्स मैंने बोले ना 2B और 3B के, दे आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो टिपिकल कह रहा है लैंथेनम को। हाँ आयरन और क्रोमियम टिपिकल हैं, लेकिन लैंथेनम नॉन टिपिकल है, दैट्स व्हाई बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। बाकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है।
ठीक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड द आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, बीटा ऑप्शन इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 डियर स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अच्छा, अल्फा में कहता है एलिमेंट्स इन द बिगनिंग ऑफ द 3D सीरीज है +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल ठीक कह रहा है, और स्कैंडियम या एटम लेंथ नंबर भी पढ़ के आए हैं, सही कह रहा है। फिर कहता है कि एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द 3D सीरीज है +2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल ठीक कह रहा है, जैसे अभी कॉपर पढ़ के आए हैं, जिंक पढ़ के आए हैं, ठीक है, सही कह रहा है। चार्ली में कहता है विद द इंक्रीज ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीजेस, बिल्कुल मैंने एक्सप्लेन भी किया था व्हाइट बोर्ड पे, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर होगा, उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगी, ठीक है, सही कह रहा है। तो डेल्टा में कहता है 6B ग्रुप कंटेन निकल मैंगनीज एंड वैनेडियम, सॉरी इसमें मेरे पास क्रोमियम होता है, मोलिब्डेनम होता है और टंगस्टन होता है। सी ऑन द व्हाइट बोर्ड मैंने एटॉमिक नंबर भी लिख दिया आप लोगों के लिए, सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। ये क्वेश्चन नंबर 84 में जो 6B ग्रुप है उसमें क्रोमियम 24, मोलिब्डेनम 42, टंगस्टन 74 और सी बोर्गियम 106 होता है, ये एलिमेंट्स हैं। अच्छा, ये आपकी एफएससी में मेंशन नहीं है, इट्स ओके, लेकिन ये 3 हैं, आपको इनका पता होना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट बी वेरी मच अवेयर अबाउट द फैक्टर्स। सो मेरे पास जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना वो डेल्टा बन रही है, गलत कह रहा है वो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 2A ग्रुप एलिमेंट्स डज नॉट करेक्टली मैच। कौन सी स्टेटमेंट 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की मैच नहीं कर रही, देखते हैं, टेबल दिया गया है। बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैग्नीशियम कहता है लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, अभी पढ़ के आए हैं, लोएस्ट उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ के आए हैं। चार्ली कहता है बेरियम फॉर्म पर ऑक्साइड, यस, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम फॉर्म पर ऑक्साइड, ठीक कह रहे हैं। डेल्टा में कहता है कैल्शियम शोज द बॉडी सेंटर क्यूब, ये गलत है, ये मेरा आंसर है, अभी पढ़ के आए थे कि कैल्शियम शो द फेस सेंटर्ड क्यूब और बेरियम शो द बॉडी सेंटर्ड क्यूब, क्लियर है। So my dear students, delta is my answer, question number 85. Well, that was all about the today's test. Very interesting and the very beautiful questions were present in the today's test. I hope कि इसके डिस्कशन से आपके कॉन्सेप्ट की, आपके नॉलेज की काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई होगी, आपकी तैयारी अच्छी होगी, इंशाल्लाह आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। नेक्स्ट टेस्ट में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफिज़।